नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज हमारे पास में जो इश्यूज हैं उनमें पहला इशू तो रहेगा कि अभी जो एक ट्रायंगल बन रहा है बीजिंग, मॉस्को एंड वॉशिंगटन के बीच में, उसको इंडिया को कैसे टैकल करना चाहिए और बीजिंग में क्या सोच चल रही है इंडिया को लेकर कि जिस तरीके से अभी वॉशिंगटन और बीजिंग का जो एक इशू चल रहा है ताइवान को लेकर के, ठीक है, तो उस मुद्दे पर इंडिया को कैसे देखा जा रहा है बीजिंग में, वो हम जानेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकी बात करें तो इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो प्रीवियस कुछ एक डिकेड की बात करें तो अच्छा खासा पार्टिसिपेशन राइज हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में एक बार नज़र डालेंगे कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो वेलफेयरिज्म का मॉडल अपनाया हुआ वो और एक बीजेपी के द्वारा अपनाया हुआ जो वेलफेयरिज्म मॉडल है वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। ठीक है, 3 इश्यूज हैं, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है टेल ऑफ पुतिन एंड शी। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। इनका ये कहना है, देखो अभी एक ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ। आर्टिकल को लिखा है लिऊ जोंगी, ठीक है, चाइना की तरफ से है। तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो जो ईस्ट एशिया में लड़ाई है उसको माउंटेन्स पे बैठ करके देखे। इस तरीके की इंडिया की मंशा है। कैसे कि ताइवान को लेकर के टेंशन में है, ठीक है, चाइना लगातार अपनी एग्रेशन दिखा रहा है ईस्ट एशिया में, ओके, या फिर ईस्ट एशिया बोल दो या वेस्टर्न पैसिफिक रीजन बोल दो, और वहाँ पर ताइवान को डिफेंड करने के लिए यूएसए है ही। तो कुल मिलाकर के चाइना ऑक्यूपाई हो जाएगा बोले ईस्टर्न रीजन में, और हिमालयन रीजन में फिर इंडिया फ्री हो जाएगा और इंडिया वहाँ पर फिर माउंटेन्स पे बैठ करके और इस लड़ाई को देखेगा। बोले इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा और इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा इमर्ज कर लेगा। ये बात इस आर्टिकल के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश की लिऊ जोंगी ने। ठीक है, कुछ चाइनीज़ का ये भी मानना है कि जिस तरीके से आज चाइना और यूरोप की रिलेशनशिप देखें तो उसमें भी थोड़ा हमें देखने को मिलेगा कि जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है 6 महीने हो गए, कोई रिजल्ट मिला नहीं है। तो सेम चीज़ कहने वाले चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे और उसके बाद से अभी तक देखा जाए तो वेस्ट और क्रेमलिन की इस डिस्प्यूट के बीच में इंडिया अपने आप को राइज कर रहा है। कुल मिलाकर के इंडिया को इस तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है चाइना में कि जी लड़ाई कहीं और हो रही है और इंडिया उसका बेनिफिट उठा रहा है। जैसे एग्जैक्टली चाइना ने उठाया उस तरीके की टेंडेंसी वो रख रहे हैं इंडिया के लिए, चाहे फिर वो ईस्टर्न एशियन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो ताइवान के साथ में चाइना का, या फिर वेस्ट में रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो यूक्रेन के साथ में जिसमें वेस्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है रशिया। इधर यूएसए के साथ काउंटर करने की कोशिश करेगा चाइना, उधर फंस जाएगा रशिया, उधर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, यूरोप के साथ में। तो कुल मिला के बोले ये बेनिफिशियल सिचुएशन बन गई इंडिया के लिए और इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देगा और ज़्यादा सुपर बनने की कोशिश करेगा। ये चाइना में एक ऐसा माहौल बना हुआ है करंटली अगर देखें तो। ठीक है, राइटर सीधा सा बोल रहे हैं कि चाइना में इस तरीके की हाइपर रियलिस्ट सोच चल रही है जो कि इंडिया ने आज तक कभी नहीं सोचा। इंडिया हमेशा आइडियलिस्टिक रहा, आदर्शवाद पर चलता रहा। देखो चाइना कहाँ टेंशन में आ रहा है, कहाँ एंगेज कर रहा है, कहाँ एग्रेशन दिखा रहा है, रशिया कहाँ एंगेज कर रहा है, कहाँ एग्रेशन दिखा रहा है, अलग अलग रीजन है, पर उन चाइना की नज़र किस पे है, फिर भी इंडिया पे, कि बोला ईस्टर्न रीजन में अगर हम ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो फिर इंडियन रीजन या फिर हम कहें साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में चाइना की पकड़ कम हो जाएगी तो इंडिया उस टाइम पे राइज हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा हाइपर रियलिस्ट होना कि ऐसा हो जाएगा, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, और इंडिया ने आज तक ऐसा कभी सोचा नहीं। आज इंडिया बातों ही बातों में एशियन सेंचुरी की बातें करता है। अब एशियन सेंचुरी में तो 2 ही मेन लीड करने वाले बड़ी इकोनॉमीज हैं, एक तो हो गया इंडिया, एक हो गया चाइना। हाँ, बाकी और इकोनॉमीज भी अपनी अपनी जगह पे, पर ये 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं। तो इंडिया तो कहाँ इस तरीके की सोच रख के आगे चल रहा है, ठीक है, जो कि आइडियलिस्टिक पैटर्न पे डिपेंडेंट है, जबकि वहां पर हाइपर रियलिस्टिक पैटर्न पे काम चल रहा है। बोला ऐसा ही कुछ गड़बड़ हमने भी पहले भी कर दी है। ठीक है, थोड़ा हमें रियलिस्ट बनने की ज़रूरत है। जब चाइना को आइसोलेट रख रखा था ना, जब माओ जेडांग ने अपनी लीडरशिप में कम्युनिस्ट की सरकार, कम्युनिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था चाइना में, रिपब्लिक ऑफ चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया था, तो उस टाइम पर
एशिया में और वर्ल्ड में चाइना को जबरदस्त आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा था 1950-60s में, और इंडिया ने अपनी तरफ से एक मूवमेंट चलाया कि चाइना को एंगेज करो, चाइना के साथ में आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, इस तरीके की बातें। इवन नैम की जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती उनमें भी इस तरीके की बातें बोलते वो चाइना के साथ हमें एंगेज करना चाहिए। ओके, इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की जब बात आई तो इंडिया ने चाइना को ही फेवर किया कि बोले एकदम सही तरीके का डिजर्व करने वाला कंट्री है, मेंबरशिप मिलनी चाहिए। हमने चाइना फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा फोकस किया, ये हमारा आइडियलिस्टिक पैटर्न था। ठीक है, भुगतना क्या पड़ा आपको पता है अच्छे से कि 1962 वॉर, फिर उसके बाद में रिलेशनशिप रिवाइवल हुई 1970, 79, 78, 79 में बातचीत होनी शुरू हुई डिप्लोमेटिक लेवल पे। फिर पिछले 30 सालों की बात करें तो अच्छा खासा चल रहा था टाइम, टेंशन नहीं थी। बट जब से गलवान वैली क्लैश हुआ है तब से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का जो सिचुएशन चल रहा था फ्रंटियर्स पे, जो डिस्प्यूटेड फ्रंटियर्स थे, एक तो अरुणाचल वाला एरिया हो गया, एक इधर लद्दाख वाला एरिया हो गया, वहां पर अगेन इश्यूज क्रिएट हो गए। अब दिल्ली सोच समझ करके आगे बढ़ रहा है, अब बिल्कुल भी वो गलतियां हम नहीं रिपीट करें जो कि हमने पहले कर दी। ठीक है, तो हमारी जो एरर वाला एक्सपीरियंस है ना वो रिपीट ना हो। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इंडिया का क्या अप्रोच रहा क्या नहीं, इंडिया का तो कंटेक्स्ट इसलिए आ गया कि इंडिया कितना आइडियलिस्टिक सोच के आगे बढ़ा हुआ है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। अब हम वापस आते हैं जियोपॉलिटिक्स पे। राइटर साफ साफ कह रहे हैं कि यूएस, रशिया और चाइना, ये तीनों कंट्रीज इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर एंगेज कर रहे हैं जिसकी हद नहीं है। जैसे अगर देखें तो आज वर्ल्ड इकोनॉमी या पूरी दुनिया इंटीग्रेटेड है। एक एरिया में कोई भी इम्पैक्ट होता है, जैसे कि यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया, तो आप खुद देख लो कि कितना इसका असर पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए, ऑयल मार्केट कितना महंगा बिकने लग गया, ऑयल, फूड सप्लाई पे प्रॉब्लम आई कि नहीं। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस में जा रही है। अब अगर चाइना भी ताइवान पे अटैक कर देता है तो क्या इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? आंसर है कि इसका शायद ज़्यादा खतरनाक असर पड़ेगा। क्यों? यूक्रेन जितना ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करता है उससे कई ज़्यादा पार्टिसिपेशन ताइवान का डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। ठीक है, और उसका असर फिर एशिया पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ गए? अभी यूक्रेन वाले मुद्दे में तो ज़्यादा यूरोप के ऊपर ही कन्फाइंड रह रहा है पूरा मैटर। अब अगर ताइवान पे इशू आता है तो ग्लोबल इशू हो जाएगा, फिर ये और भी ज़्यादा ग्रेवर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे ताइवान यूक्रेन पे अटैक किया रशिया ने, तब से ग्लोबल इकोनॉमी जो कि मुश्किलों से निकल रही थी कोविड-19 पेंडेमिक के क्राइसिस के बाहर, इवन इंडियन इकोनॉमी भी रिवाइव कर रही थी। तो उस केस में अगर ताइवान पे इस तरीके की और बादल मंडराते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी भी तो जाएगी ही खड्डे में, इंडियन इकोनॉमी को भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में टेंशन इस तरीके की राइज होना ठीक बात नहीं है। इसके आगे इंडिया अपनी खुद की डोमेन में अपना खुद का काम करना चाहता है, राइट? किसी के डूबते घर को देख करके इंडिया खुद की प्रोग्रेस करे, ऐसा तो अभी तक टेंडेंसी रही नहीं है। पर हाँ, चाइना पर हम विश्वास करें ये शायद अब दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ताइवान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखें तो यूएस चाइना रिलेशन, अब यूक्रेन वाले मुद्दे में तो आपको पता है कि यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया तो कोई दूसरा कंट्री डिफेंड करने के लिए सीधा मार्केट में नहीं उतरा उस लड़ाई में। पर अगर ताइवान पे चाइना अटैक करता है ना तो उस केस में डेफिनेटली अटैक हो, ये यूएस जैसे कंट्रीज जो है जो कि ऑब्लिगेशन में है, साइन किए हैं उन्होंने एग्रीमेंट, इनको लड़ाई करनी ही पड़ेगी वहाँ पर। ठीक है, चाइना के लिए क्या कहते हैं यहाँ पर लियू उस आर्टिकल में जो कि ग्लोबल टाइम्स में उन्होंने प्रिंट किया कि ईस्ट चाइना सी या ताइवान स्ट्रेट में चाइना अगर ज़्यादा एंगेज करता है साउथ चाइना सी वाले एरिया में, तो ऐसे में इंडियन ओशियन में बीजिंग की पकड़ कम हो जाएगी। वहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया ग्रैब करके अपनी पावर को और ज़्यादा कंसोलिडेट कर लेगा। तो राइटर सीधा बोल रहे हैं कि ये जो आप अपॉर्चुनिटी बता रहे हो ना इंडिया के लिए, बोले चाइना यूएसए के साथ ताइवान को लेकर के अगर लड़ाई करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो अभी का नहीं है भाई, ये तो 1950s के टाइम पर भी लड़ाई थी। यूएस चाइना रिलेशनशिप 1979 या 1970s के टाइम पे अच्छी इंप्रूव होने लगी थी, जो कि पिछले 40 सालों तक लगातार बनी रही थी। 70 के बाद में लगातार 2010, 11, 12, 13 तक मान लो, जब तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे इनिशिएटिव नहीं लिए थे और चाइना के जो गलत इरादे थे वो निकले नहीं थे, तब तक तो यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे ही थे चाइना के।
उसके पहले 1950s में तो बहुत गंदी सिचुएशन थी भाई। चाइना को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था यूएसए ने। तो ऐसी परिस्थितियां तो पहले रह चुकी है। तो क्या इंडिया ने अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश की, या फिर क्या चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई नहीं हुई? 1962 वॉर तो हुआ, तिब्बत को भी एनेक्स किया चाइना ने। इसका मतलब ये गलत इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं। गलत का मतलब तो ये नहीं कि मतलब एक कहते हैं ना हाइपर रियलिज्म की बात हो रही है ना, कि भाई कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन लगाए जा रहे हैं चाइना में जो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं उनके द्वारा। ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न पैसिफिक में पिछले दशक की अगर बात करें तो चाइना अगर अपनी एम्बिशंस दिखा रहा है तो इंडियन ओशियन में भी कम नहीं दिखा रहा है। कुल मिलाकर के चाइना जो है, चाइना की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल विल है कि कैसे भी करके टू ओशियन स्ट्रेटेजी को वो अमली जामा पहना है, जिसमें इंडियन ओशियन आ गया, पैसिफिक ओशियन आ गया, दोनों पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चाइना को सबसे बड़ी सरदर्दी जो लगती है वो अपने नियर बाई में इंडिया लगती है। इसलिए इंडिया को काउंटर करने के लिए इस तरीके के नैरेटिव्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चाइना। दूसरी तरफ अगर चाइना की बात करें तो चाइना और यूएस के बीच में अगर लड़ाई होती है तो भाई सीधी सी बात है, वहां पर इंडियन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोई बात कर रहा है क्या? इंडिया की प्रॉब्लम चाइना के साथ में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए की पॉलिसीज को लेकर के इंडिया चाइना के साथ नेगोशिएट करता है, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया को चाइना से सीधी प्रॉब्लम है, और वो भी बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं, कोई मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, या जहां पर बहुत सारे कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो। पिछले 75 सालों में जो रिलेशनशिप आई है उसमें आप देख लो इतना ज़्यादा ऑसिलेशंस देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तो टेरिटरी को लेकर के डिस्प्यूट अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज क्या आ रही है, अभी निकल गए कि पावर गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, कि चाइना बहुत आगे निकल गया, इंडिया अभी बहुत पीछे है। तो ऐसी परिस्थितियों में पावर गैप की वजह से भी बीजिंग अपने तरीके से अपनी कैलकुलेशन लगाता है और अपनी यूनिलैटरल एक्शन लेता है। तो कुल मिलाकर के हमें बहुत सोच समझ करके वह आगे चलने की जरूरत है, खुद को एम्पावर करने की जरूरत है। इसके आगे देखा जाए तो दिल्ली जो है वो तो देखो पॉलिटिकली वॉशिंगटन से वैसे ही अपनी डिस्टेंस बना करके रखता है, कारण कि नहीं तो अगर हम पाकिस्तान की तरह बिहेव करेंगे तो फिर बाद में हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे खुद के डिसीजन वो हम फ्रीली ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है। जो आज तक चाइना का बिहेवियर देखने को मिला है पिछले 10-15 सालों में, वो चाइना अगेन अपनी वही बातें राइज कर रहा है जो माओ जेडंग के टाइम पे हुआ करती थी, हिस्टोरिकल टेरिटोरियल क्लेम्स। चाइना ये क्या 5 पाम प्लस 5 फिंगर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तिब्बत के अलावा 5 टेरिटरीज, जिसमें लद्दाख आ गया, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा साउथ चाइना सी को बोलता है हमारी एंशियंट लेक है। ईस्ट चाइना सी के साथ में ताइवान, और उधर देख लो जापान के साथ में डिस्प्यूट है। तो कुल मिलाकर के अपनी खुद की पकड़ बना रहा है। तो केवल क्या इंडिया के साथ ही प्रॉब्लम थोड़ा ना क्रिएट है चाइना ने तो अपने सारे एशियन नेबर्स के साथ में डिस्प्यूट क्रिएट कर रखे हैं, राइट। इसके आगे अगर देखा जाए तो बीजिंग का ये मानना है कि वेस्ट जो है वो तो टर्मिनल डिक्लाइन पे अब खत्म हो जाएगा वेस्ट तो राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं कि रशिया और चाइना ने दोनों ने एक तरीके की सोच बना रखी है, माइंडसेट एक जैसा बना रखा है। जहां शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, जो कि चाइना और रशिया के रेस्पेक्टिवली लीडर्स हैं, उनको आप देखो कि उन्होंने ये सोच लिया कि अब हमारे को चैलेंज करने वाला कोई है ही नहीं। इनका ये सोचना हो गया कि हमारी पावर तो है बहुत ही शानदार और दूसरी पावर हो गई डिक्लाइन। तो राइटर सीधा बोल रहे हैं कि खुद की पावर को ओवर एस्टिमेट करना और बाकी वेस्टर्न सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट करना, बोले ये इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कारण कि इन लोगों ने अपनी तरफ से वेस्ट को बिल्कुल खत्म होता हुआ कंसिडर करना शुरू कर दिया। बट इसका मजा आप समझो ना, 6 महीने के लगभग तो टाइम हो चुका है। क्या पुतिन के पास में इतना स्कोप है कि वो विड्रॉ कर सके? क्या कह के विड्रॉ करेगा, जीते कि हारे, सवाल है ये। गले की हड्डी बन चुका है यूक्रेन रशिया के लिए, ठीक है, कि विक्ट्री भी बोले तो क्या कह के बोला जाए। अब चाइना है वो भी अब देखें तो ताइवान को लेकर के यूएसए के साथ कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी है। पर आप ये बताओ कि क्या चाइना सेफ रह जाएगा? यूएसए के साथ लड़ाई करेगा और यूएसए ऐसे घुटने टेकने वाली पावर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही खुद के कहते ना अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन करके मजे नहीं कर सकते हो या फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज रशिया को तो समझ में आ गई है, ठीक है, चाइना को भी लगे तो करके देख लो, पता पड़ जाएगा, और है कि नहीं। इसके अलावा ज़्यादा नहीं हुआ ना तो इतना तो हो ही गया है कि यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनमें यूनिटी इन्फ्यूज़ कर दी है कुल मिलाकर के इस रशियन एग्रेशन ने।
इसका एक एग्जाम्पल है फिनलैंड और स्वीडन, जिन्होंने कोल्ड वॉर पीरियड में न्यूट्रलिटी की बातें ज़्यादा फोकस रखी। उन्होंने भी नेटो ज्वाइन कर लिया। यूक्रेन भी नेटो ज्वाइन करना चाहता है, और जहां तक लग रहा है एक बार ये युद्ध रुक जाए, सीज फायर फाइनलाइज हो जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि यूक्रेन आज अगर रेजिलियंट है ना, चाहे कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, कितना ही कुछ हो रहे हो, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे करके और वहाँ के लोगों को सप्लाई दी जा रही है, पूरी आर्म सप्लाई। जर्मनी, जिसने न्यूट्रलिस्टिक पैटर्न पे काम किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वो भी अब साफ साफ कह चुका है कि भैया हम भी हमारी तरफ से हमारे वेपन डेवलप करेंगे। जापान, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये एक्सेस पावर्स थी भाई, बर्बाद हो गई थी बहुत बुरे तरीके से, इन्होंने भी अपनी रेजिलियंस, अपनी खुद की अलायंस, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को राइज करने की बात कर दी है। तो ये ट्रिगर था, आप कमजोर मत समझो दूसरे देशों को। तो ऐसे में एक अनरियलिस्टिक एक्सटर्नल कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देगा। भाई सीधी सी बात है कि हम बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत स्ट्रांग है, खुद के घर में तो अपने आप को ऐसे बता दिया और बाहर वालों को कमज़ोर कर लिया। तो सबसे बड़ी गलती यही कर जाता है इंसान कि दुश्मन को कमज़ोर समझ बैठता है, और यही अभी पुतिन और सी जिनपिंग के आसपास के लोग सोच रहे हैं, और यही चीज़ अभी चाइना और रशिया में चल रही है। पर सच बात यह है कि अभी भी चाइना और रशिया में एक ऐसा कम्युनिटी का ऐसा धड़ा है जो कि वेस्टर्नाइजर एटीट्यूड के साथ जीता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग चाइना और रशिया में बिल्कुल खत्म हो गए। नो, वो केवल अभी थोड़े से डाउन है। जिस दिन पूरा मौका मिलेगा उस दिन वो भी अपनी तरफ से फटके निकलेंगे, तब कहाँ समझ में आएगी चाइना और रशिया के कि कैसे कंटेन करें। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच का, इसको हमें बहुत सही तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है। और वो बैलेंस करने का तरीका कहाँ से आएगा? हमारे पास्ट की गलतियों से। जो हमने पिछली गलतियां की है ना, वो गलतियां ना दोहराई जाए। ठीक है, हमें हमारी पोजीशन डिसाइड करने की ज़रूरत है इन ग्रेट पावर्स के बीच में। अब ग्रेट पावर्स के बीच में हम खुद एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अब सुपर पावर बनना चाहिए तो वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। क्या किया जाए इसके लिए? नंबर 1, रिड्यूसिंग द पावर गैप विद चाइना। चाइना के साथ में जो हमारी पावर गैप है उसको रिड्यूस किया जाए। नंबर 2, बिल्डिंग कैपेसिटी टू डेटर चाइनीज एग्रेशन। इतना डेवलपमेंट, इतना डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप हो कि चाइना हमारी तरफ आंख उठा करके भी देखने से पहले 1000 बार सोचे। तीसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमें हमारी नेवी को, हमारे कोस्टल गार्ड्स को, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। और इंडो पैसिफिक रीजन को रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसमें इंडिया अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स कर रहा है। तो ऐसे में जो आइडियलिस्टिक पैटर्न पे हम चल रहे थे, उस आइडियलिस्टिक पैटर्न को हमने बहुत सोच समझ करके अब एडिट कर लिया है, चेंज कर लिया है जब से गलवान वैली क्लैश हुआ है। और अब चाइना और रशिया में जो माहौल बना हुआ है इंटरनली, उस माहौल को रशिया ने जब यूक्रेन, अब चाइना ताइवान पे अटैक क्यों नहीं कर रहा? आप खुद सोचो, इतने दिनों से एग्रेशन दिखा रहा है, डरा रहा, धमका रहा है, इधर उधर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पता है कि पहली चीज़, ताइवान को सपोर्ट करने के लिए यूएस है। दूसरी चीज़, चाइना अगर अटैक करता है ताइवान पे, तो रशिया जिस तरीके से बचा हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, क्या यूएस से शांत बैठेगा? ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो नुकसान बहुत होते हैं। और चाइना की पहले ही इंटरनेशनली रेपुटेशन कितनी डिक्लाइन कर चुकी है, और बिगड़ जाएगी बच्ची कुची में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है साइंटिफिक प्रोग्रेस। देखो, कल की एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया था, जिसमें यह है कि विमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो पिछले 2 दशकों में बढ़ा है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो आज तक अगर हम देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन पे पहुंची हुई या फिर जो विमेन साइंटिस्ट है उनके नाम अगर देखें तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, जैसे टेसी थॉमस, सौम्या स्वामीनाथन, गगनदीप कांग, एन कलई सेल्वी, इसके अलावा अन्नापूर्णी सुब्रमण्यन और कुछ और मान लो गिनती के। तो इन वुमेन साइंटिस्ट के अलावा आज अगर देखें तो हमें हमारी जो 50% के लगभग जो पॉपुलेशन है, उनका जो पार्टिसिपेशन है साइंस में, वो और ज़्यादा बढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, और वही चीज़ पिछली सरकारों के द्वारा की गई। रिजल्ट ये है कि डीएसटी के द्वारा जो डेटा रिलीज किया है वो एनकरेजिंग हमें लगता है। जैसे कि हम देखें, विमेन रिसर्चर्स
2015 में कितनी पार्टिसिपेशन कितना था? ओनली 13.9%, बढ़कर के 18.7% हो गया। सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ में देखें तो वुमेन वहाँ पर 50% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे रही हैं। इसके अलावा अगर देखें हेल्थ साइंस में तो वुमेन पार्टिसिपेशन 24.5% है, नेचुरल साइंस और एग्रीकल्चर में 22.5% है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अभी भी थोड़ा कम है 14.5%, इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये जो डेटा है ये शो करता है कि पिछली सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनका रिजल्ट हमें मिल रहा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन रिसर्च बढ़ता चला जा रहा है। अब चाहे डीआरडीओ देखो, चाहे सीएसआईआर देखो, चाहे इसरो देखो, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एलिट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें काम होता है ना तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है। तो वहाँ पर हमें और पार्टिसिपेशन राइज करने की भी ज़रूरत है और जो हो रहा है उसी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर देखें तो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2020 की जो आई थी उसमें मेन टारगेट क्या रखा गया था कि पोस्ट डॉक्टरल जो भी लेवल होता है साइंटिस्ट का उसमें 30% वुमेन पार्टिसिपेशन हम कम से कम 2030 तक इंश्योर करें। ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी थी 2020 की। इसी के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था गति, और उस गति के बेसिस पे क्या था टारगेट कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को हाईएस्ट रैंक तक साइंटिफिक कम्युनिटी में पहुंचाया जाए। और इसी का रिजल्ट हमें मिल रहा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिसर्च बढ़ा है। ठीक है, अगर हम 2018 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखें तो इंडिया का रैंक कितना रहा है? 149 कंट्रीज में 108। इसका मतलब बहुत कुछ करना अभी बाकी है। 2019 का जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन था, आईशे जो रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से देखें तो डॉक्टरल लेवल, पीएचडी लेवल पे वुमेन फीमेल पार्टिसिपेशन अभी भी लगभग 44% के लगभग ही है। तो उसको हमें 50% तक बढ़ाना है, तो और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी रास्ता तय करना बाकी है। अच्छा, फिर इसके अलावा कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्यों हायर एजुकेशन में फीमेल पार्टिसिपेशन रुक जाता है, तो उसके पीछे एक तो आ जाती है फैमिली प्लानिंग की, शादी की, ये जो प्रेशर आते हैं ये। अब मान लो कि शादी और फैमिली प्लानिंग को एक बार साइड में भी कर दे वुमेन, और फिर अगर अपने करियर को आगे कंटिन्यू करना चाहे तो उनको प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। मान लो कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है, हमें तो अपने हिसाब से पहले करियर सेट करना है, तो इतने में पता पड़ता है कि उनको अकेलेपन को महसूस करना पड़ता है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे समाज में आप खुद नोटिस करते हो कि किस तरीके से अगर शादी नहीं की तो उसको किस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, बच्चे पैदा नहीं किए तो इस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल उनको फिर बाद में या तो अकेलेपन का शिकार होना पड़ता है या फिर घर वालों की बात को मानना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो उनकी स्ट्रगल जो है वो लगातार चलती ही रहती है, ख़त्म नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में उनको एक सपोर्ट मिलने की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट किससे मिले? एक तो फैमिली वाले देखो सोसाइटी का तो पूरा रोल आता है इसमें। दूसरा, गवर्नमेंट भी इस तरीके की पॉलिसीज बनाए जिससे कि जो फीमेल्स अपने करियर में फैमिली प्लानिंग को और मैरिज को लेकर के ब्रेक लगाने पे मजबूर थी, उन फीमेल्स को अगेन वर्कफोर्स में रीइंट्रोड्यूस किया जाए, उनको खींच करके उनके काम में लाया जाए। और उसी प्रोग्राम के लिए ये गति प्रोग्राम लाया गया था। ऐसे कई स्कीम्स चल रही है, आप प्लीज़ उनको पढ़ लेना कि साइंटिफिक कम्युनिटी में वुमेन पार्टिसिपेशन को राइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, जिससे कि शादी के बाद में या फैमिली प्लानिंग के साथ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी फीमेल जो है, ज़्यादातर, बहुत सारी नहीं, ज़्यादातर फीमेल जो है वो अपने करियर के साथ में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उस केस में उनको रिवाइव करना, क्योंकि अपने टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी उनको रुकना पड़ता है, तो उनको एक रिवाइवल मिले, तो उसके लिए एक एनकरेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत है, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम भी कर रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हाउस कीपिंग का काम है या फिर जो भी हम सारे काम करते हैं उसमें देखो मेल काउंटर पार्ट को अपनी तरफ से सपोर्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोसाइटी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक चीज़ें हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिखेगी, राइट। तो वहाँ पर एक बैलेंस बनना ज़रूरी है, सोसाइटी में भी, इकोनॉमिकली भी, एजुकेशनली भी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तब जाकर के हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाएंगे और ऐसे ही वुमेन पार्टिसिपेशन राइज होगा। एक इक्विटी के कॉन्सेप्ट की भी हम बात करते हैं
कि सेक्स बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वो और चीज़ आ जाती है फिर आगे। ठीक है, तो इस तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन राइज हो रहा है, इसको थोड़ा और आगे तक ले जाने की ज़रूरत है। चाहे उसके लिए फिर फंड्स की ज़रूरत हो, उनको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट हो, कॉन्फिडेंस बूस्टअप की ज़रूरत हो, तो इस तरीके के इंसेंटिवाइज करने वाले जो मॉडल्स हैं, जो कि परिवारों को भी इंसेंटिवाइज करें और उन फीमेल्स को भी इंसेंटिवाइज करें कि हाँ आप आगे आओ, करो काम, आगे बढ़ के। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो गया। अब देखो आपके सामने दो आर्टिकल्स हैं जिनमें दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है और बाकी देश में बीजेपी की सरकार चल रही है और बाकी दूसरी जगह पे बीजेपी की सरकार चल रही है। तो दोनों में एक डिबेट क्या चल रहा है आपको पता है कि आपका वेलफेयरिज्म का अलग मॉडल है, बीजेपी का वेलफेयरिज्म का अलग मॉडल है। तो पहले तो हम देखेंगे कि आपके वेलफेयरिज्म मॉडल में क्या अच्छी बातें हैं, आपका मतलब आम आदमी पार्टी, ओके, और बीजेपी के वेलफेयरिज्म मॉडल में क्या कमियां हैं, और दूसरे में हम देखेंगे बीजेपी में क्या प्लस है और आप में क्या कमियां हैं। ठीक है, देखो दिल्ली सरकार ने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दिलाते हैं उनके टीचर्स को। और आज आप देखो कि कैरिकुला जो है वहाँ का पढ़ाई के लिए जो कैरिकुलम है वो इतना चेंज हो चुका है, जिसके चलते बहुत से बच्चों ने प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन किया है, 4 लाख के लगभग। ये तो एजुकेशन का सिस्टम आ गया। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम के बेसिस पे आम आदमी गवर्नमेंट ने दिल्ली में क्या किया है, 500 के लगभग मोहल्ला क्लिनिक्स अवेलेबल कराए हैं जहां पर फ्री डायग्नोसिस, मेडिसिन और टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। लगभग 65,000 लोग जो हैं इस फैसिलिटी का हर दिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा 38 के लगभग ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब हेल्थ सेक्टर पे भी अच्छा काम किया। आ जाओ जी, आम आदमी पार्टी के द्वारा लगभग 40% बजट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन पे ख़त्म किया जाता है। ठीक है, जो कि दूसरे किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा आप देख लो इंडिया में। ये थोड़ी सी बढ़ाइयाँ हो रही है यहाँ पे, आगे हम आर्टिकल देख लेंगे। ठीक है, हमें समझना क्या है वो थोड़ा सा बस एक बार देखो आप, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा क्या समझना है हमारे लिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब्सिडी ये देने की बात की जा रही है सर्टेन कंजम्पशन तक। इसके अलावा बजट सरप्लस की बात की जाए तो सरप्लस में बजट बोला केवल दिल्ली का ही चल रहा है और किसी का चल ही नहीं रहा है। चलिए जी ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है। फ्री क्वालिटी एजुकेशन, ये चीज़ हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। बोले गुजरात में जहाँ पे बीजेपी की सरकार चल रही है वहाँ पर बोले गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुई है, जबकि यहाँ पर हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को इंक्रीज़ किया है। चलिए ठीक है, आगे आ जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है आयुष्मान भारत स्कीम, बोलो ये कोविड के टाइम पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई ये स्कीम। चलिए ये भी ठीक है, आगे आ जाइए। इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 कंट्रीज में 94th रही और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 31 कंट्रीज कितना रहा, 94 आउट ऑफ 107 और 31st रैंक 131 रैंक रही इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये डेटा है। ठीक है, ये इंडेक्सेस का तो थोड़ा देख लेना भैया ना, ये काम की चीज़ है। ओके, फिर आ जाओ इधर आगे कि 2015 से लेकर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर्जा जो है वो 53 लाख करोड़ से बढ़कर के 136 लाख करोड़ तक हो गया, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने बहुत रिड्यूस कर दिया, इसलिए रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ और कर्जा हो गया सरकार पे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोले पिछले 45 सालों के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा। ओके, 10 लाख करोड़ के लगभग जो बैड लोन था उसको राइट किया, मतलब बैलेंस शीट से हटा दिया, और मेनली कौन से बैंक्स, जो गवर्नमेंट के बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके। ओके, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो लगभग 12,265 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, वो अभी इमर्ज होकर के आते हैं जिनसे कि पैसा निकलवाना मुश्किल है। तो बोले ये कंपैरिजन आप देख सकते हो वेलफेयरिज्म मॉडल में कि एक तरफ तो बीजेपी का है और एक तरफ आम आदमी पार्टी का है। अब एक तो ये डेटा अपने पास में, अब दूसरा देखते हैं। आर्टिकल का नाम है रेवड़ी कल्चर इज अनसस्टेनेबल। परवेश वर्मा जी का कहना है यहाँ पे कि देखो आम आदमी पार्टी ने तो अपनी तरफ से बोला फ्रीबीज के बेसिस पे वेलफेयर मॉडल अपनाया है, ठीक है, लोक लुभावनवाद की बातें करके और फिर बाद में वोट निकालना, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो आप कह सकते सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेलफेयरिज्म मॉडल है वो है कि बेसिक फैसिलिटीज डेवलप करना और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है और सबको इक्विटी इंश्योर करना। अब दिल्ली मॉडल की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी अगर बात करें तो फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट बोले कई दशकों से लगभग इंडिया के सारे स्टेट्स दे रहे हैं, कोई दिल्ली अलग से नहीं दे रहा है। पहला पॉइंट तो ये आ रहा है, ठीक है।
दूसरी, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इनको इंक्रीज करने की हम देखें तो देखा जाए तो इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें भी इतना कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है जितना कि बढ़ चढ़ के बातें बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हायर एजुकेशन के लिए लोन फैसिलिटी स्कीम स्टार्ट की थी। बोला 2 स्टूडेंट्स ने अभी तक उस लोन फैसिलिटी का यूज़ किया है, बाकी और स्टूडेंट्स ने अभी तक यूज़ ही नहीं किया या फिर प्रॉब्लम आ रही है लेने में। बोला इस स्कीम को प्रमोट करने में 19 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आरटीआई के बेसिस पे रिवील कर रहे हैं राइटर इस चीज़ को। इसके अलावा वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो आयुष्मान भारत है वो लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके बेसिस पे 18 करोड़ सिटीजन्स को हॉस्पिटल्स में सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, आप अपने स्टेट में खुद में देख लो, या तो अगर वो बीजेपी रूल्ड स्टेट है तो वहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि या तो आयुष्मान भारत के नाम से स्कीम चल रही होगी या कोई और स्कीम। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के नाम से चल रही है स्कीम, जो कि इस आयुष्मान भारत स्कीम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता ही है। एक मर्ज करके एक कॉमन कर रखी है। तो बोला हर जगह पे ये चीज़ चल रही है, अपनी चॉइस के हॉस्पिटल में ले जा करके आप काम कर सकते हो। दूसरा, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी देने की बात की गई है। तो सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जिसको मिलनी चाहिए वो लोअर कैडर के लोग होते हैं। ठीक है, बोलो उनकी बजाय रिच और अपर मिडिल क्लास के लोगों को सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ना कि जो लोग गरीब हैं उनको। यूनिवर्सल वाटर सब्सिडी की बात करें तो इसका बेनिफिट भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो लोग अच्छे खासे एफ्लुएंट रीजन से बिलोंग करते हैं। बोला सिटी में जो लोग गरीब एरिया में रहते हैं या फिर जो स्लम्स में रह रहे हैं, बोला उनको अभी तक भी इन चीज़ों की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। ये ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे बताई जा रही है। फिर बात आ रही है सरप्लस की। बोला सरप्लस कोई दिल्ली सरकार अभी नहीं लेकर के आई है। सरप्लस बोला शीला दीक्षित की जब गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पर भी सरप्लस चल रहा था। ठीक है, रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा कलेक्ट हो रहा था। और बीजेपी रूल दूसरे स्टेट्स में भी देख लो उधर। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रहा है, डेटा यहाँ पर केवल हम ओपिनियन ले रहे हैं, ध्यान रखना। नोट मेकिंग पे मत जाना, नोट मेकिंग में वही जाना है जो आप लिख सको आंसर राइटिंग में, हमें नहीं जाना इन चीज़ों पे। बस एक कंपैरिजन बताया जा रहा है, हो सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन मिल जाए। इंटरव्यू के लिए है ये आर्टिकल्स दोनों कि भाई इस एक डिबेट चल रहा है फ्रीबीज में, आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है। तो दोनों में से आपको दोनों के प्लस पॉइंट पता होने चाहिए और दोनों के माइनस पॉइंट पता होने चाहिए कि हाँ ये चीज़ गड़बड़ है, ये इतना नहीं होना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, और नेगेटिव पॉइंट का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो यूपी गुजरात में वहाँ पर सरप्लस, यहाँ तो सरप्लस की बात कर दी, उधर बोलते हैं डेफिसिट है। वैसे देखा जाए तो अभी हाल डेफिसिट के ही चल रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि अभी आपको पता है कि एक तो पावर सेक्टर ने सबको बर्बाद करके रख रखा है। पावर सेक्टर की वजह से आपको पता है कि हम बैक टू बैक कितने आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिलती है, तब जाकर के दिल्ली मॉडल इंप्लीमेंट होता है। अब दिल्ली तो स्टेट तो है नहीं, यूटी है, तो फंडिंग तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन इतना ज़्यादा हो चुका है स्टेट गवर्नमेंट्स पे कि कोई भी प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो बोले टाइम पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है। चलिए इसके आगे देखें, जैसे कि दिल्ली का एग्जांपल बोल रहे हैं, बोले पानीपत में एक 2G एथेनॉल प्लांट इंस्टॉल करना था, वो हो ही नहीं पाया। कारण क्या था कि लोड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पैसा चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए, बंद करना पड़ा, काम नहीं स्टार्ट हुआ वहाँ पे। ओके, तो कुल मिलाकर के आप छोटे छोटे टुकड़ों में एक तो टारगेट को अचीव करना चाहते हो, और एक आपका टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, फिर उसको छोटे छोटे लेवल से करो, और एक आप फ्रीबीज बांट करके लोगों को राजी कर दो। तो बोलो दोनों में रात दिन का अंतर है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है ना, वो काम करने का तरीका है कि इमीडिएट हम किसी को रिलीफ देना चाहें। इमीडिएट रिलीफ किसको ज़रूरत होती है, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है सोसाइटी का। तो ऐसी बात नहीं है कि हम फ्रीबीज को बिल्कुल बंद कर दें, पर हमने कितनी बार आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि फ्रीबीज में भी रैशनल निकालने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए और कौन सी चीज़ फालतू में दी जा रही है। जैसे कि आप लोगों में से भी कुछ एक ने आर्ग्यूमेंट दिया था कि सर एजुकेशन और हेल्थ है ये तो फ्री होनी चाहिए, एग्री, इसमें होना चाहिए, पर सवाल ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री में क्यों दे रहे हो, है कि नहीं। कैपेबल एनफ बनाओ, जॉब क्रिएट करो, राइट। तो उस तरीके से ये काम हो जाता है। फिर दूसरी तरफ अगर बात करें डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लोगों को स्किल देंगे, तब जाकर के वो एम्प्लॉयबल बनेंगे, राइट। तो उसमें आ जाती है फिर क्या, आप थोड़ा सा एक्सपेंड करो अपने बेस को,
कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोनों मॉडल्स हमने देखे, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स के थ्रू। तो आपको इनमें से प्लस पॉइंट निकालने हैं आपके, ठीक है, आम आदमी पार्टी के। और उसमें आप जो कभी भी आंसर राइटिंग में तो देखो जहां तक का काम आने वाली चीज़ ही नहीं है इनमें, ठीक है, बस इंटरव्यू में थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे कि आम आदमी पार्टी की ये अप्रोच अच्छी है और इस अप्रोच में ये कुछ खामियां हैं। जैसे कि हमने सब्सिडी की बात की, सब्सिडी दे दो जो गरीब परिवार है, पर उनका आइडेंटिफिकेशन तो प्रॉपर होना चाहिए ना। आप सब्सिडी का नाम दे करके गरीब परिवारों को टारगेट करते हो और गरीब परिवार वाले आपको वोट दे देते हैं, पर उनको कोई बेनिफिट ही नहीं होता है, जबकि फायदा मिडिल क्लास या अपर क्लास ले जाती है, तो मतलब क्या उसका। तो ऐसे में एक प्रॉपर सॉर्टिंग होनी चाहिए। सेम चीज आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी बोल सकते हो कि पीएम किसान स्कीम है, अब ये चल तो रही है, अच्छी है, 6,000 रुपए साल के ट्रांसफर होते हैं। इसमें जो फार्मर्स बड़े बड़े खेतों के लैंडलॉर्ड्स बन के बैठे हैं, उनके पास में भी उतना ही रुपया जा रहा है जितना कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो एक रैशनल क्रिएट करने की जरूरत है ना। जो डिजर्व करता है उसको बेनिफिट पहुंचाया जाए, तब जाकर के ये वेलफेयरिज्म का जो मॉडल है वो प्रॉपर काम कर पाएगा, ठीक है। कोई सा भी 100% ठीक नहीं है, कोई सा भी 100% गलत नहीं है। आपको तो बैलेंस बना करके चलना है, एक ब्यूरोक्रेट की तरह चलना है। ब्यूरोक्रेट का मतलब कि कमी क्या है उसका तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, प्लस क्या है उससे आपके पास लर्निंग होनी चाहिए। ये है मुद्दा सारा, इसीलिए दोनों आर्टिकल्स पढ़े हैं, नहीं तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स तो अपन वैसे नहीं उठाते, ठीक है। डिस्कशन यही खत्म है, थैंक यू वेरी मच।